नमस्ते साथियों। कल मैं लाइव आया था और मैंने आपको आ, कहा था कि आज हम रिकवरी एजेंट्स के बारे में आपको बताएंगे। जो बैंकों के रिकवरी एजेंट्स हैं उनकी क्या सच्चाई है, वो आपको कितना परेशान कर सकते हैं और आप उनसे किस तरह से बातचीत करें। मतलब जब भी आपको मिले वो, और उनसे आप बात कैसे करें। सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और उनको पता चल सके। आप इसमें अपने व्यूज़ भी लिखिएगा, आप अपनी बात भी लिखिएगा, आपका कोई सवाल है तो वो भी लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे एंड में इन सारी बातों का आपको जवाब दें, जो भी आपके सवाल होते हैं रिकवरी को लेकर के, बैंकों की बदतमीजी को लेकर के, उन लोगों के ऐसी बातों को लेकर के। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो जिन ऑर्डर्स के तहत बता रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से कागजात हैं। तो उसी होमवर्क में हमें थोड़ा समय लगा, तो मैंने ये कुछ दस्तावेज तैयार किए हैं जिसमें हमने ये पूरी डिटेल निकाली है कि उनको क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। आप से बातचीत करने के लिए उनको किस तरह के लहजे का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस हैं बाकायदा आरबीआई से भी और बैंकों से भी। किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसने कितना ही पैसा लेना हो हमसे, उसको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि वो आपसे बदतमीजी से बात करे। तो जो भी इसमें बातें होंगी वो आगे आएंगी। आप शेयर कर दीजिए ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि स्कूलों ने एक नया खेल चालू किया हुआ है और सरकार ने भी लोगों को चेक करने के लिए शायद ऐसा कर रखा होगा कि स्कूलों को अस्पतालों का और डब्ल्यूएचओ का एजेंट बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है और आपका डीएनए कलेक्ट किया जा रहा है। अभी आपको लगता है कि वो आपका ब्लड ग्रुप ले रहे हैं, लेकिन असल में वो डीएनए कलेक्शन कर रहे हैं। और डीएनए का एक पूरा का पूरा प्रोफाइलिंग एक्ट इन लोगों ने बनाया है कि आपकी मर्जी के बिना भी वो आपका डीएनए ले सकते हैं। किसी को भी वो आरोप लगाएंगे और आरोपी का डीएनए उसकी मर्जी के बिना लिया जा सकता है, जो कि एक बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो यूनाइटेड नेशंस के जो एजेंडा 2030 है, पहले वो एजेंडा 21 था जिसको बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टेक ओवर कर लिया। और उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पर इन देशों के मतलब सभी देशों के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जाकर हाजिरी लगाते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता वहां जाके अपनी हाजिरी और अपनी सहमति दे चुका है। और उसी सहमति के तहत ये आपके बच्चों के डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं ब्लड सैंपल्स के रूप में। अभी स्कूल में टीचर्स को कुछ नहीं पता है। टीचर्स को लगता है कि ये सिर्फ एक ब्लड ग्रुप लिया जा रहा है और ये एक सिंपल बातचीत है और सिंपल मतलब एक एक्टिविटी है जिसके तहत आपके बच्चों को ये लोग मतलब सैंपल लेकर के, और कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसा आपको वो बता रहे हैं, लेकिन असलियत में ये समझिएगा कि आप के बच्चे का सारा डेटा वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं। बाद में इस डेटा का इस्तेमाल किया जाना है आपके बच्चों को असलियत में बीमार रखने के लिए, जैसा कि वो अभी तक करते आए हैं। जब से डॉक्टर्स ने अपने देश में एंट्री की है तब से ही हम लोग बीमार होने शुरू हुए हैं और तब से ही ये सारी की सारी प्रोसेस चलने लगी है। ये आपको मालूम ही है। इसमें मुझे लगता है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि डब्ल्यूएचओ क्या काम कर रहा है और वो जो आपको दवाइयाँ दे रहा है उनके क्या असर हैं, वो अच्छे असर हैं कि बुरे असर हैं। मुझे लगता है अभी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे को लिखित में एक कागज पर या उसकी डायरी में लिखकर भेजिए, चाहे आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, क्योंकि डेस्परेट टाइम्स में डेस्परेट मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं और इस टाइम ये डेस्परेट टाइम है। इन लोगों को डाटा कलेक्ट करके देना है और आपने डेटा इनको देना नहीं है। तो आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखकर भेज देना है स्कूल को कि हमारे बच्चे का डीएनए ना लिया जाए, हमारे बच्चे का ब्लड सैंपल ना लिया जाए, उसको कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन, कुछ भी इलाज जो है स्कूल में ना किया जाए, क्योंकि स्कूल पढ़ने के लिए है, स्कूल इलाज के लिए नहीं है। अगर हमको सैंपल इकट्ठा करना होगा तो हमें स्कूल जाकर कर सैंपल देने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में अपने अस्पताल में जाकर दे लेंगे। स्कूलों को ये अड्डा मत बनाइए। नई एजुकेशन पॉलिसी है, बड़ी सुंदर सुंदर चीजें उसके अंदर कही गई हैं, लेकिन आपको दो चीजें नहीं समझ में आएंगी एजुकेशन पॉलिसी की, जिसपे हमने घंटों चर्चा की थी।
पौने 2 घंटे की एक मेरी वीडियो थी, जिस टाइम पे एनईपी आया उसी टाइम हमने उसके ऊपर बनाई थी, डॉक्टर अजय बल्हारा ने और मैंने। उसमें हमने आपको बताया था कि 2 बड़े काम हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के। एक तो सारे स्कूल और कॉलेजेस को सेल्फ फाइनेंस करना है, मतलब उसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा। जमीनें ऑलरेडी सरकार अपने नाम कर चुकी है, तो अब जिसको देना होगा सरकार दे देगी, चाहे अंबानी को देना हो, चाहे अडानी को देना हो, किसी और कॉरपोरेशन को देना हो। और दूसरा जो बड़ा काम है स्कूलों का, वो ये इंश्योर करना है कि हर बच्चा वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं ये लोग। बेसिकली ये डेटा कलेक्शन है जनता का, जिसको जो मैं ये कह रहा हूं आपका ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, जो बहुत खतरनाक है। ऐसे ही चिल्ला चिल्ला करके हम वैक्सीन आने से पहले आपको बताया करते थे कि आपको अपने बच्चों को बचाना है, और इसी तरह से दोबारा चिल्लाना पड़ रहा है कि अब आपका डेटा खतरे में है, क्योंकि आप सारे लपेटे जाओगे तो हम भी लपेटे जाएंगे, इसलिए आपका बचना जरूरी है। गांव के आदमी को नहीं मालूम है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है, मजदूर अपना मजदूरी कर रहा है, उसे नहीं पता है कि उसके बच्चे का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। नौकरी करने वाला आदमी अपनी नौकरी कर रहा है, उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात लगती है कि ब्लड ग्रुप ही तो ले रहे हैं। आपके बच्चों को हर हफ्ते कोई ना कोई नई दवाई दे रहा है मास्टर, उसको मास्टर को भी नहीं मालूम है ऊपर से क्या आया है। उधर से पानी की टंकी में वो पानी वाला कुछ भी पाउडर डाल रहा है कि ऊपर से आया है, दवाई है, क्लोरीन है, फलाना है, ढिमकाना है। ये नहीं पता है कि कितने दिन में कितनी बार डालना होता है। बड़ा मसला है, आप समझिए। आसमान में आपसे मर्जी के बिना कुछ भी केमिकल छिड़के जा रहे हैं जहाजों से। आपको किसी भी शहर के अंदर फोग लेकर के आनी होती है, वो ले आते हैं। दिवाली की रात आपने देखी होगी, दिवाली की रात से पहली रात भी उतनी ही बुरा हाल था वहां। आंखें जलन करने वाला जो केमिकल है ये डाला जाता है, ये कोई पटाखों से या प्रदूषण से नहीं होता है, ये माहौल बनाया जा रहा है। एक तो शेयर कर दीजिए, फिर मैं ये बातचीत चालू करता हूं जो हमने शुरू किया था। रिकवरी जो एजेंट्स हैं और रिकवरी एजेंट्स की क्या क्या मतलब वो कर सकते हैं, उनके अधिकार क्या क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं और उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो सारे रिकवरी एजेंट्स जो भी सुन रहे हैं, वो सारे रिकवरी एजेंट्स अपने हेड के पास, अपने बॉस के पास ये वीडियो भेज दीजिए कि भैया जी, गलती से भी अगर जनता सरकार मोर्चा के बंदों के हत्थे चढ़ गए तो तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जींद में तो ऐसे हुआ ही था, 2 ट्रैक्टर्स उठा करके ले गए थे जींद वाले अपने यार्ड में। उसके बाद सुशील भाई और उनकी टीम जब वहां पहुंची, संदीप और सुशील हैं जो संदीप बड़ौदा वाले, वो पहुंचे तो वो ट्रैक्टर भी लेकर के आए और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया, और उसके बाद ये बताया कि जींद जिले से कभी कोई ट्रैक्टर नहीं उठाया जाएगा। तो हरियाणा में और पंजाब में तो खासतौर पे जो महाराष्ट्र के किसानों के साथ ये कर रहे हैं, इनको तो चेतावनी देनी ही जरूरी है कि भैया अब तुम्हारा नंबर आ गया है, अब तुम्हारे बारे में हमको मालूम पड़ गया है, अब हम आपको बता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। तो ये चेतावनी है एक तरह से, आप इसको समझिए। तो पहले मैं आपको पहले अधिकार बताऊंगा, उसके बाद रिकवरी एजेंट्स को ये जब भी कोई रिकवरी एजेंट आता है, आपकी गाड़ी को पकड़ने के लिए आता है, आपने अगर किस्तें जमा नहीं कराई हैं और आपने आवेदन भी लगाया हुआ है, इवन आपने आवेदन नहीं भी लगाया हुआ है, तो भी आप उनको बोलिए कि ये जनता सरकार मोर्चा की गाड़ी है, सिंपल। उसके बाद भी अगर वो उठा के ले जाता है तो फिर देखते हैं हम उनको, फिर उनकी खाट खड़ी हम करेंगे। और हां, रिकवरी एजेंट्स के लिए एक सूचना और है भैया, आप वसूली करते हो ना, आप वसूली करवाते हो वकील उनके बैंकों की तरफ से, आपको हायर किया गया है और आप फिर थर्ड पार्टी को दे देते हो, तो मैं आपको एक और बता रहा हूं, आपको वसूली का ठेका हम देते हैं। हमारे पास दस्तावेज हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने देश की जनता के साथ ठगी की है बैंकों ने, और जिस बंदे ने एक भी किस्त जमा कर रखी है उसको बैंक से लेना आता है, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के हिसाब से, सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से। तो एक काम करते हैं, बैंक वाले आपको 10,000, 20,000, 30,000 रुपया देते होंगे, 10%, 20%, 5% ऐसा देते होंगे। हम आपको ठेका देते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप 90% पैसा आप रखिएगा, आप हमें वसूली करके दो। और जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों से भी ये गुजारिश है कि आप भी पैसा दिलवाने का काम करते हो ना। सिरसा में आपने कितनी बड़ी गलती की थी, उधर जयपुर में एक बहुत बड़ी गलती की उन्होंने पुलिस वालों ने, कि वो जब जिसका आवेदन लगा हुआ था वो बंदा अंदर था हवालात में, और जो एसएचओ है
वो आकर के उस दोबारा ताला लगवा कर गया बैंक वालों के साथ। तो इसका मतलब है कि वसूली करवाने में अगर पुलिस मदद करने वाली है, कर सकती है, और वो करने चली है, तो फिर हमारी भी वसूली करवा दीजिए, फिर बैंकों से हमारा पैसा भी दिलवा दीजिए जो हमने लेना है। तो जिस ऑर्डर के तहत मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, उस ऑर्डर का नाम, वो आरबीआई का एक ऑर्डर है, RBI/2007-2008/296, और इसका नंबर है DBOD. LEGBC 75/09.07.005/2007-2008। ये मैं इसलिए बोला ताकि आप वो ऑर्डर जाकर के अपने आप भी निकाल सकें इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके, अदरवाइज बोलने की जरूरत नहीं थी। ये उस टाइम की बात है कि जब काफी एनुअल रिपोर्ट डिस्कस करी थी आरबीआई ने, और उसमें फिर ये रिकवरी एजेंट्स के बिहेवियर को भी इन लोगों ने एक बार रिव्यू किया था, और फिर रिकवरी एजेंट्स को लेकर के आरबीआई ने बैंकों को गाइडलाइन दी थी कि तुमको क्या क्या करना है, और इसमें किन किन चीजों के लिए है ये बैंक्स, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया था, जिसमें क्या क्या था कि एजेंट्स कौन कौन है, एजेंसी कौन सी इसके अंदर एंगेज की गई हैं, और एम्प्लॉयज कौन कौन है एजेंसीज के, उनके एम्प्लॉय कौन कौन है, और एजेंसी मतलब उनकी पूरी डिटेल जो है वो आरबीआई को भेजेगी कि कौन कौन एजेंट हैं, कौन सी एजेंसी जो है वो एंगेज्ड है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बैंक को देना अनिवार्य है जब भी वो अपना उस फाइनेंशियल ईयर में कि इस एजेंसी को हमने ठेका दिया हुआ है और ये एम्प्लॉयज की डिटेल्स हैं, तो वो सारी डिटेल्स आरबीआई के पास होंगी। फिर जो रिकवरी एजेंसी है वो अपने रिकवरी एजेंट्स की पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर आरबीआई को भेजेगी। यानी अगर कोई गुंडा तत्व है उसके अंदर, कोई ऐसा है जो अपराधी किस्म का आदमी है, उसको वो नहीं रख सकते, अदरवाइज एजेंसी की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और उसके सारे पैसे मारे जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट आता है तो आप दो चीजें आप उससे मांग सकते हो कि भैया एक तो अपना आई कार्ड दिखा दो, आप कौन सी एजेंसी से हो, और उस एजेंसी को रिकवरी करने की अथॉरिटी बैंक ने दे रखी है, वो दोनों चीज दिखा दो। आप ये दोनों चीजें मांगोगे, वो दोनों चीजें मांगते ही भाग जाएंगे, क्योंकि जो नियम है उसके हिसाब से वो आपको घूर कर भी नहीं देख सकते। जोर से बोलना और बदतमीजी से बोलना तो बहुत दूर की बात है। वो किसी को भी 8,000 रुपया 5,000 रुपया किराए पर रखते हैं टेलीकॉलिंग के लिए, आपका नंबर दे देते हैं और आपसे गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, और हमको अपने अधिकार नहीं पता, इसलिए हम उनके सामने थोड़ा शर्मा जाते हैं कि क्योंकि हमें लगता है कि हम कर्जदार हैं, हमने पैसे लिए हुए हैं। जबकि असली कहानी है कि बैंक जो है वो फ्रॉड हैं, और आप अगर पैसे नहीं दे पा रहे हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो पैसा है ही नहीं मार्केट में, आप कहां से देंगे जब पैसा है ही नहीं है। तो दूसरी बात एक और मैं आपको बताता हूं, एक तीसरा इसके अंदर बिंदु है जिसमें बैंक जो है वो अपने बोरोवर को अपनी रिकवरी जो टीम है, रिकवरी कंपनीज हैं और रिकवरी फर्म्स हैं, उन सारी फर्म के बारे में जानकारी देगा। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने लोन लिया है और मैं लोन किस्तें नहीं चुका पा रहा हूं, तो बैंक आपके पास एक चिट्ठी लिखेगा कि हमने इस रिकवरी कंपनी को आपसे पेमेंट रिकवरी के लिए लिया हुआ है, और ये रिकवरी एजेंट या ये रिकवरी कंपनी आपसे मिलने के लिए आएगी, उसकी चिट्ठी आपके पास पहले आएगी, उससे पहले कोई रिकवरी एजेंट आपके पास रिकवरी करने के लिए नहीं आ सकता। और अगर मान लीजिए आपने वो नोटिस जो दिया है उसका रिफ्यूजल आ गया, आप वहां मिले नहीं उस नोटिस के टाइम पर, या आप अवॉइड कर रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट अपने पास उस जो नोटिस है उस नोटिस की कॉपी रखेंगे। अब इस बात को समझिएगा, यानी कि आपके पास पहुंचेगा या तो बाई पोस्ट, और यदि आपने वो रिकवरी एजेंट की फर्म की डिटेल आपने नहीं ली है तो वो रिकवरी एजेंट अपने पास हमेशा उस कॉपी को रखेगा जो बैंक ने उसको दी है कि मैं तुमको ऑथराइज करता हूं इससे, इस बंदे से, बोरोवर से, इस कर्जदार से अपनी पैसे की रिकवरी के लिए। तो उसमें रिकवरी एजेंट का फोन नंबर भी मेंशन होगा, रिकवरी एजेंसी का भी फोन नंबर मेंशन होगा, और पूरा अथॉरिटी लेटर इसके अंदर दिया जाएगा। ये चौथा पॉइंट है। और जिस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उस बैंक की वेबसाइट पर भी रिकवरी एजेंट्स और रिकवरी फर्म और कंपनियों की पूरी जानकारी अप टू डेट होना जरूरी है,
जिस बैंक की वेबसाइट पर रिकवरी एजेंसीज के बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं है, उस बैंक का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। तो आप उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर के भी इस जानकारी को आप ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, छठा बिंदु यह है, यदि आपने बैंक के खिलाफ कोई ग्रीवेंस या कोई कंप्लेंट लॉन्च की गई है, तो बैंक किसी भी रिकवरी एजेंट को खबर नहीं करेंगे जब तक कि उस कंप्लेंट का निपटारा नहीं हो जाता। ये ध्यान दीजिए, यानी अगर आपने आवेदन दिया हुआ है तो कोई रिकवरी एजेंट आपको फोन नहीं कर सकता, आपसे रिकवरी के लिए नहीं आ सकता। और अगर ये लगता है कि अगर वो केस सब जुडिस है तो भी, तो बस आप इसको ये समझिएगा कि यहां पर रिकवरी एजेंट को जेल हो सकती है अगर वो आपकी गाड़ी रुकवाता है, अगर आपने आवेदन दिया हुआ है उसके बाद भी। तो आपकी, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ट्रक हमारा है, ट्रक है, दूर से अगर कोई ले गया तो ले नहीं जा सकता अगर आपके ड्राइवर को इन चीजों की नॉलेज है। तो नॉलेज है तो आप 100 नंबर पे कॉल करके उनको वहीं पे रोक सकते हैं। दूसरा, हर एक बैंक का अपना मतलब ग्रीवेंस को टैकल करने का उनको मैकेनिज्म होना चाहिए, और वो है ही उनका। उन्होंने डीआरटी बनाया इसी गेम में अपने ही चलाने के लिए बातचीत। पर हम डीआरटी की बात, हमें पता है कि डीआरटी इनका खिलौना ही है, इनके नियमों पे ही चलता है। दूसरा, एक और बात है, रिकवरी एजेंसीज को बहुत हाई इंसेंटिव अगर देने की बात बैंक करता है तो भी बैंक फंसेगा, तो भी उसका एजेंसी जो है वो कैंसिल हो सकती है। या फिर कोई रिकवरी एजेंट क्वेश्चनेबल कोई तरीका अपनाता है। क्वेश्चनेबल तरीके में क्या आता है कि वो गाली देता है, किसी को अनसिविलाइज तरीके से बात करता है, अनलॉफुल तरीके से बातचीत करता है, या उसका बिहेवियर जो है वो क्वेश्चनेबल है, तो रिकवरी प्रोसेस जो है वो वहीं पर रुकेगी और रिकवरी एजेंसी का लाइसेंस रद्द होगा अगर हम लोगों को मालूम होगा तो अभी आपको ये समझना है। अब रिकवरी एजेंट को कौन सा मेथड फॉलो करना है, ये बिंदु 9 में दिया हुआ है। इसमें सर्कुलर का नंबर मैं आपको बोल देता हूं। ये सर्कुलर नंबर dbod.log.n number.bc1004/09.07.007/2002-2003 इसके बेसिस पर ये 5 मई 2003 को इशू हुआ लेटर है, और यही लेटर चल रहा है। अभी अपडेट इसको नहीं किया गया है कि कौन सा कोड ऑफ कॉन्डक्ट कौन सा होगा, और लेंडर्स को किस तरह से आप बात करेंगे, जिससे भी आपने पैसा लेना है, रिकवरी करनी है, उससे आप बात कैसे करेंगे। एक सर्कुलर है जिसमें dbod.n number.bp.40/21.04.158/2006/07 ये 3 नवंबर 2006 की चिट्ठी है। तो इसमें दिया हुआ है कि आप लोग किस तरह से आउटसोर्स करेंगे किसी भी नए रिकवरी एजेंट को अगर आपने करना है। इसमें मास्टर सर्कुलर जो लिया गया है वो dbod.fsd.bc.17/2401.0011/2007-2008 ये 2 जुलाई 2007 का लेटर है, और इसमें क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के ऊपर है। अब ये मैंने इसलिए बताया है आपको ताकि आपको मालूम पड़े कि ये चिट्ठियां हैं जो बैंकों को आरबीआई ने भेजी है, और आपको स्ट्रिक्टली ये फॉलो करने हैं। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप अनलॉफुल तरीके से आते हो, मसले पब्लिक में आ गए, तो आरबीआई की पोल खुल जाएगी कि ये प्राइवेट बॉडी है और देश को लूटने का काम इसके जरिए, मतलब सरकारों के जरिए ये आरबीआई कर रही है, और वो अंग्रेज अभी तक यहां से गए नहीं है। तो इनकी ट्रेनिंग होगी बाकायदा। उसमें ट्रेनिंग में ये बताया जाएगा उनको कि भैया आपको कितनी सेंसिटिविटी से हैंडल करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, किस टाइम आप कॉल कर सकते हो। आप 9 बजे से लेके 5 बजे तक कॉल कर सकते हो कि 8 बजे से लेके 6 बजे तक कर सकते हो, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो मतलब जिसने भी उधार लिया है उस बंदे की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाए। प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि आप सड़क में खड़े होकर के पैसे मांगने लग जाओ, ऐसा ना हो कि गलती से आप उसको कहीं भी रास्ते पर रोक लो, या किसी और के सामने आप बोल दो। अगर आपको किसी और के सामने पैसा मांगने बैंक का रिकवरी एजेंट आता है, उसका नाम नंबर नोट कीजिए,
एफआईआर लॉन्च कीजिए कि मेरी प्राइवेसी को इसने भंग किया, मेरे मान सम्मान को इसने ठेस पहुंचाई। बेशक आपने लोन कितना ही लिया हो, चाहे आपने कितना ही पैसा देना हो, उनको कोई अधिकार नहीं है दुनिया के किसी और आदमी के सामने ये बात कहना कि तुम हमारे को पैसा दो। ये ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके अंदर रिकवरी का एक सर्टिफिकेट है, IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की 100 घंटे की ट्रेनिंग लिया हुआ वो बंदा होना चाहिए जो आपसे रिकवरी करने के लिए आ रहा है, और आप उससे उस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट की भी डिमांड कर सकते हैं। आप शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोग जुड़ सकें इसके अंदर। और दूसरी बात, इसमें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि पोजेशन किस तरह से ले सकते हैं। पोजेशन के लिए इन लोगों ने एक सरफेसी एक्ट है, SARFAESI, सरफेसी एक्ट बनाया था इन्होंने 2002 में। ये देख लीजिए 2002 में बनाया और 2022 में इसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया इन लोगों ने। थोड़ा ये 10 साल बाद ही उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका इस्तेमाल इन्होंने 10 साल बाद ही करना है, और हम जो बात आपको बता रहे हैं वो कम से कम 10 साल बाद की बता रहे हैं, और बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता क्योंकि वो सिर्फ अभी की सोच रहे हैं। तो इसमें क्या है, सरफेसी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो ये इसके अंतर्गत ये पूरा प्रोसेस है। इसमें इसके तहत वो लोग करते हैं। अभी उन्होंने 13/2, 13/3, 13/4, 13/2, 13/3 के नोटिस भेज देते हैं, बाद में 13/4 का पोजेशन का आ जाता है। लेकिन यदि हमने आवेदन लगाया हुआ है तो जब तक उसका निपटारा नहीं होगा वो नहीं कर सकते, और अगर डीसी ऐसा करता है तो बाय नेम उसके ऊपर एफआईआर हम लोग करवाएंगे। चाहे तहसीलदार ऐसा करे, चाहे एसडीएम करे, चाहे डीसी करे, या तीनों फंसेंगे ये लोग, चाहे एडीसी हो इसके अंदर। बाकी ये लोक अदालत वगैरह का ड्रामा चलाते हैं जिसमें ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं हम जैसों से, पर ये तो आपको मालूम ही है। क्रेडिट काउंसलर्स होते हैं, वो आपको समझाएंगे आपका सिबिल मतलब जो है वो खराब हो जाएगा, आप इसको पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका ये खराब वो खराब। तो आप इसके अंदर देख ही सकते हैं। दूसरा है एक और चीज है, एस प्रिंस मतलब बैंक्स, एक लाइन को समझिए, इस लाइन को जो मैं आपको बोल रहा हूं, बैंक्स एज प्रिंसिपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ देयर एजेंट्स। यानी अगर कोई भी रिकवरी एजेंट कोई भी बदतमीजी करता है तो उसके लिए जिम्मेदार बैंक है, लाइसेंस बैंक का रद्द होने वाला है यदि आप बैंक के खिलाफ कंप्लेंट देते हैं तो आरबीआई में अगर उनके बिहेवियर की कंप्लेंट हो जाए तो आप ये समझिए कि उनकी रिकवरी प्रोसेस भी बैन हो सकती है। बैंक की पूरी रिकवरी प्रोसेस, यानी बैंक रिकवरी ही नहीं कर पाएगा अगर आपको ये सबूत के तौर पे आपको मिल जाए। तो एक तो अपनी गाड़ी में एक बंदा साथ में है अगर, या नहीं है तो अपने मोबाइल को ऑन करके रखने की कोशिश कीजिए कि वीडियो कैमरा फटाफट ऑन कर लो, उनसे देखो कि वो क्या कहते हैं, कैसे करते हैं। उनकी गाड़ी का नंबर जरूर नोट करो। आमतौर पे ऐसे लोग फर्जी नंबर ही यूज करते हैं, बट फिर भी वो गाड़ी की नंबर प्लेट वो वाली देखो। और दूसरा, आप इनके इस जाल में नहीं फंसना कि इनकी गुंडागर्दी चलेगी। आप जनता सरकार मोर्चा का नाम लीजिए, आप अपने ही किसी अपनी टीम का नाम लीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लीजिए और बोलिए कि पहले आप अपनी अथॉरिटी लेटर दिखाइए, अपना ट्रेनिंग का शेड्यूल दिखाइए, आपने कब ट्रेनिंग ली, आप अपनी आईडी कार्ड दिखाइए, आपको बैंक ने अथॉरिटी दी है वो अथॉरिटी का लेटर दिखाइए। इतने में ही निकल जाएंगे ये, क्योंकि इन्होंने ये खुद नहीं आते, कोई भी रिकवरी एजेंसी खुद नहीं एम्प्लॉय नहीं रखती है, ये ऑन रोल नहीं रखती है, ये ठेका देती है कि इतने 1000 रुपया मिलेगा तुमको एक गाड़ी की रिकवरी पे। तो वो लोग सुबह ही निकलते हैं, ढूंढते हैं कि कोई एक गाड़ी मिल जाए, रोज का 10,000 मिल जाए तो बढ़िया है, उनको एक 10-20 हजार रुपया ही देते हैं उनको। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये आप इसके जाल में आप ना फंसें। तो एक तो अपने स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को बताइए। संदीप धमतान जी पूछ रहे हैं कि भैया जी किसान कार्ड पे मौत हो जाने पर कितने % में सेटलमेंट होगा जो खाता एनपीए में है। हम लोग सेटलमेंट नहीं करते हैं भैया, जनता सरकार मोर्चा पूरी पेमेंट करने में यकीन रखता है और कानून के हिसाब से पेमेंट करने में यकीन रखता है। कानून ये कहता है हमारे देश का कि जो बैंक आपको पैसा दे रहे हैं ये इलीगल पैसा है। आप इस बात को समझिए। जैसे कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि जब आपने बैंक से पैसा लिया है तो आप बैंक को देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं। हम बिल्कुल आनाकानी नहीं कर रहे हैं।
हमको जब बैंक ने पैसा दिया था तो हमने उसको असली रुपया मान कर लिया था। आपने हमारे साथ फ्रॉड किया और हमको इलीगल मनी दिया। इलीगल मनी कौन सा है? जो पैसा किसी भी स्टैंडर्ड के बिना छाप दिया गया है वो इलीगल मनी है। वो खाली पर्ची है, वो खाली कागज का टुकड़ा है। उसके बदले में रुपया मिलना ही नहीं है। जो लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, वो 100 रुपये जाकर के जिस पैसे को नहीं ले सकता वो जाएगा। तो है ही नहीं है बैंकों के पास 100 रुपया, तो फिर कैसे दोगे आप? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जिस भी वीडियो में रुपया आ जाएगा और जिस भी वीडियो में बैंकों के खिलाफ कोई बात आ जाएगी वो वीडियो चलेगी नहीं। तो ये आपका काम है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के जाएं। आप इसको बोलें कि आप कि भाई ये आप ये पॉइंट है, ये बिंदु है और आप इनको सुनिए और देखिए। तो सबको आप भेजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को लेकर के जाइए ताकि मैक्सिमम लोग इस जानकारी को जान सके। पहले तो हमें जानकारी ही नहीं होती है तो वहां एक बड़ा इशू आता है कि भाई हमारे साथियों को, हमारे लोगों को यही नहीं मालूम है कि उनके अधिकार क्या क्या हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसको शेयर कीजिए। दूसरा, आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करते हैं तो जनता सरकार मोर्चा के साथियों को आप मिलिए, उनको बोलिए और उनसे जुड़िए। अलग अलग जिलों में कौन कौन साथी हैं, लोन को लेकर आवेदन करना है, इसको लेकर के हम कल आपको एक लिस्ट जारी कर देंगे और फिर आप उनसे मिलिए और वो आपका आवेदन तैयार करके बैंकों में लगाना शुरू करेंगे। बड़े लेवल पर हम पूरे भारत को कर्ज मुक्त करने के लिए, बल्कि कर्ज मुक्त करने के लिए नहीं, कर्ज मुक्त रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मतलब आप जितना लोगों को आने वाले वक्त में हम एक ऐसा तंत्र बनाना चाहते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कर्ज मुक्त रह सकें लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर दोबारा इस लोन के कुछ चक्कर में ना फंसें। और तीसरी बात यह है कि एजुकेशन के लिए मैंने कल कुछ लोगों का बुक का क्या होगा, बुक गोपाल भाई बुक भी हम लोग लॉन्च करेंगे। अभी मैंने अकाउंट नंबर देख रहा हूं किसी का, मेरे पास तो मैं अपने वाला अकाउंट नंबर तो दूंगा नहीं। अभी हमें कोई चैरिटी का अकाउंट, किसी ने चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई बना रखा हो तो उसका कोई अकाउंट अगर किसी के पास हो तो वो अकाउंट मैं चाहूँगा लेकर के, और इस पे उसमें हम लोगों से बुकिंग अमाउंट ले सकें, क्योंकि हमको अभी बहुत से मतलब एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए हमारे पास फंड्स होने चाहिए। हमारे पास फंड्स हैं नहीं, ऑलरेडी हम माइनस में चल रहे हैं। तो बुक भी जल्दी ही हम लोग लॉन्च करेंगे। लॉन्च क्या करेंगे, पहले तो बुकिंग करेंगे उसकी। जितनी बुक्स होंगी, जितनी बुक्स बुक होंगी उतनी ही उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जनता सरकार मोर्चा के साथी जो हैं वो दिन रात आपसे कनेक्ट करने में लगे हुए हैं। आप अगर वही साथी हैं और रोज नए साथियों से नहीं जुड़ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाएंगे और एक दिन हम इन चोरों से हार जाएंगे, जो कि हमें मंजूर नहीं है। हमें लड़ते रहना है और उसके लिए हमें लोगों को जगाते रहना है। जो जागी हुई आत्मा के लोग हैं, जो लालच और डर से परे हैं, वो बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे। और ऐसा बहुत बड़ा तबका है, कुछ लोग हैं जो अभी डर रहे हैं, जो कर्जे में हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनका कर्जा, उनका जो डर है वो सरकार ही निपटा देगी। जब इतने प्रेशराइज उनको कर दिया जाएगा कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस भी भाई का जीना मुश्किल हो जाए और उसको लगे कि अब जीवन में केवल मौत ही एक रास्ता है, उसको अपनाना पड़ेगा, तो भैया वो जहां जाने से पहले, कोई भी सुसाइडल कदम उठाने से पहले आप हमारे लोगों से मिलिए। आप जनता सरकार मोर्चा के साथियों के साथ आ जाइए, उनके साथ ही रहिए। वो आपको सब सिखाएंगे, लड़ना भी सिखाएंगे, बताएंगे और आगे बढ़ने के लिए साथ भी देंगे आपका। और आप भी साथ दीजिए फिर समाज को बचाने में। हमारा टारगेट में समाज है। आपने रैली की वीडियो अगर देखी हो, लाइव पूरा चला, और आपने देखा होगा एकमात्र रैली ऐसी थी पूरे भारत में आज तक के इतिहास में जिसमें मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए कोई नारा नहीं लगा और सब संदेश समाज को चला गया। अभी 26, 27, 28 को किसान परमानेंट धरना रख रहे हैं और चंडीगढ़ की टीम से पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तैयारी करें पंचकुला में अपना टेंट लगाने की, और वहां पर हम लोग जेएसएम का एक टेंट लगे ताकि लोगों को संदेश देना आसान हो। वहां से रात को वहां सत्संग चला करेगा, तो जिस भी भाई को आना हो हमसे मिलने के लिए वो आए, वहां पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, लंबी चर्चाएं चलेंगी।
धरने के अंदर भी चलेंगी। दिन में किसानों का धरना होगा, रात को अपना सत्संग होगा और बैठेंगे। तो आप सब लोग जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अपने जनता सरकार मोर्चा के रेगुलर साथियों से जुड़े रहिए, उनसे जुड़ करके और लोगों को जोड़ते रहिए। ये संख्या अभी आप रोज भी एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो जितने भी साथी अभी तक जुड़ चुके हैं रोज इतने परिवार बढ़ेंगे। और ये आसान नहीं है और ये मुश्किल भी नहीं है। मतलब आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपको शुरू करने की देरी है, शुरू करने में टाइम लगता है। और मुश्किल इसलिए नहीं है कि आपने शुरू कर दिया तो बस फिर हो गया, फिर खत्म, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत जल्दी हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में एक पेरेंटिंग का बहुत धांसू सा सेमिनार करने की योजना बना रहे हैं, जिससे संदेश पूरे देश में जाए कि हम कैसी शिक्षण व्यवस्था चाहते हैं। आप में से जो जो लोग उस दिल्ली वाले सेमिनार के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप इसमें मैसेज कीजिए कि कितने लोग वहां, हमें वहां कम से कम 5,000 लोग चाहिए दिल्ली के अंदर। सेमिनार करेंगे पेरेंटिंग के ऊपर। तो आप कितने लोग बाहर से आना चाहते हैं, कितने लोग कहां से आना चाहते हैं, कितने लोग किस स्टेट से आ जाएंगे, आप लिखिए। और उसकी तैयारी हम जल्दी करते हैं, दिसंबर या जनवरी में हम ये सब कर देंगे। और बैंक कर्ज आवेदन से चुका सकते हैं, लेकिन गाड़ी का कैसे कर देंगे? अरे गाड़ी का भी देंगे, सारा गाड़ी का कर्जा हो, चाहे आपका केसीसी का हो, चाहे आपका पुराना कोई लोन हो। अब हम तो ढूंढ रहे हैं कोई बड़ा मिल जाए बंदा। हाँ, मतलब बड़ा बंदा इन द सेंस कि ज्यादा पैसे वाला, जैसे नीरव मोदी मिल जाए, मालिया वगैरह से कांटेक्ट हो जाए। वो उन लोगों को राइट ऑफ मालूम है क्यों करती है सरकार? क्योंकि उनको ये पता है कि सरकार ने फर्जी नोट छापे हुए हैं। वो सारी बात सच बता देंगे, वो सारी बात दुनिया के सामने, देश के सामने रख देंगे। इससे डरते हुए बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ होते हैं। इसको समझिए आप। जब किसान निकलेगा तो हम माफ नहीं करेंगे, हम चुकता करेंगे, कानूनन चुकता करेंगे। और जितने भी साथी हैं, आवेदन की फीस नहीं दे सकता उसका क्या करें? अरे आवेदन की फीस नहीं है भाई, गरीब का क्या मतलब है? अगर किसी का लोन 1 लाख का, 2 लाख तक का है, उसको तो हम वैसे ही नहीं कोई चार्जेस उसको बोलते हैं, पैसे ही कोई सहयोग राशि देने की जरूरत नहीं है। और ये कोई फीस नहीं है दोस्त। ये तो कोई आदमी काम कर रहा है तो उसकी मदद है। ये तो एक समाज के ऊपर खर्च होने वाला पैसा है, मतलब सॉरी, खर्च होने वाली सहयोग राशि है। ये कोई फीस थोड़ी ना है। जनता सरकार मोर्चा इसमें कोई फीस किसी से नहीं लेता है। तो आपको एक ही बात को समझना है कि ये फीस नहीं है, ये सहयोग है। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको समाज के इस आयोजन में सहयोग करना है। और ये एक तो एक बड़ी मतलब बड़ा यज्ञ है जिसमें आपको आहुति डालनी है। ये तो आपकी आहुति है, खाली आप नहीं देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कोई, मतलब हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है इसके अंदर। बट मैं समझता हूँ कि हम सबके सहयोग से ही कोई बड़ा आयोजन सफल होगा। आपने करनाल में रैली में देखा ही होगा, बहुत ही शानदार रैली रही। आप सब लोग पहुंचे, जो नहीं पहुंच पाए दूर से आप लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 26, 27, 28 को किसानों का धरना पंचकुला में सेक्टर 5 में होना है। आप सब लोग वहां पहुंचकर उसको मजबूत कीजिएगा। देखते हैं किसान कितनी बड़ी संख्या में वहां आते हैं और सरकार से किस तरह का दबाव बना पाते हैं। और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे आयोजनों से कि हमको क्या करना है। और दिल्ली के अंदर पेरेंटिंग सेमिनार का आइडिया अभी आपसे बात करते करते आया, तो क्यों ना हम लोग इस पे बड़ा करें। और आपने बोला है, भगत पीरूदास बोल रहे हैं, रतलाम में ट्रेनिंग का सेवा का मौका दीजिए। आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। बाकी कुलदीप भाई का नंबर आप सबके पास है ही है, आप उसको मैसेज करके ट्रेनिंग के लिए बोल दीजिए, ताकि आपको कौन से जिले में चाहिए। अब की बार हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कम से कम 200 प्लस की संख्या होना जरूरी है जहां भी ट्रेनिंग कर रहे हो। कोई लाभ नहीं है हम पुराने ही साथी, 200 नए लोग, अगर आप 200 नए लोग आपके पास नहीं हैं तो अभी तैयार कीजिए और लोगों से मिलिए। और जब 200 लोग आ जाएं तो कर लीजिए आप वहां ट्रेनिंग। बल्कि आने वाले वक्त में 500 से कम की ट्रेनिंग नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करिएगा, ठीक है? तो 200 लोग मिनिमम रखें। और नए लोग, पुराने हैं वो कितने ही आ सकते हैं उसके प्लस में, लेकिन नया 200 आदमी होना चाहिए अपने पास।
तभी फायदा है कि नए लोग जुड़ें और उनको पता चले कि जनता सरकार मोर्चा कितना बड़ा काम कर रहा है। ऐसे तो हम उन्हीं लोगों को घुमाते फिराते रहेंगे, उन्हीं से बार बार वही पैसा दे रहे हैं बेचारे, वही ऊर्जा लगा रहे हैं, वही वो कर रहे हैं, और फिर धाक के 3 पात हम वहीं पे खड़े रहेंगे। संख्या बढ़ेगी नहीं, हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी तो हमें कैसे पता चलेगा हम कितने ताकतवर हो गए हैं कि सरकारों को कितने बड़े जोर से ऐलान कर सकते हैं, उनके खिलाफ किस तरह से बिगुल बजा सकते हैं लड़ाई का। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि संख्या हमारी बढ़ती रहे लगातार। तो अपने अपने ज़िलों में तैयारी चालू कीजिए और बहुत जल्दी मतलब ट्रेनिंग्स कॉन्टिन्यूस चालू करेंगे। हमारे पास हरियाणा के जगह में भी हम लोग एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे जो रेगुलरली चलता रहेगा। तो आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी ज़्यादा संख्या में आप मैं ये मैसेज में कनेक्ट जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैंने लेटर जिसके दम पर मैंने ये बोला है वो उनकी कॉपी मैं इधर मैसेज में डाल देता हूँ, और इसका लिंक यूट्यूब वाली जो वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भैया, स्विस बैंक में भारत का रुपया काला धन किस रूप में जमा है? डिजिट या कागज या असली रुपया या सोना चांदी? देखिए, उस टाइम पर जो डॉलर में जो रेट होता है उसके हिसाब का वो पैसा वहाँ जमा हो जाता है, जाएगा डिजिट में ही। और जैसे हवाला में जाता है वैसे सारा हवाला की तरह पैसा ट्रांसफर होता है। ये स्विस बैंक के अंदर जब जाता है ना, इधर से पर्ची दी जाती है, उधर से उतने रुपए की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के या उस प्रॉपर्टी को दे करके या सोना या चांदी दे करके वो डिजिट वहाँ एंटर हो जाती है और उसकी कीमत की वैल्यू वहाँ जमा हो जाती है। तो ये ऐसे ही जमा रहता है। बाकी स्विस बैंक में कितना पैसा जमा है ये सरकार भी नहीं बता पाई, इससे पहले वाली भी नहीं बता पाई, ना ये बता पाएगी, क्योंकि एग्रीमेंट्स इस तरह के किए हुए हैं। सरकारें गुलाम हैं अंग्रेजों की आज भी, और उन्हीं के हिसाब से कानून बनाती हैं। आपकी बनाई हुई सरकार होती तो आपके लिए सरकार कानून बनाती। ये तो ईवीएम की बनाई हुई है, ये तो उद्योगपतियों की बनाई हुई है, ये तो मीडिया की बनाई हुई सरकारें हैं, तो उन्हीं के लिए काम करेंगी। जनता सरकार मोर्चा इन हालातों को बदलने के लिए लगातार काम कर रहा है। आप भी इस मजबूती से लोगों को जोड़िए और लोगों को प्रेरित कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, और इस पूरी की पूरी मतलब अभियान को, इस पूरे आंदोलन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बहुत जल्दी आप अपने सवाल इसमें लिख दीजिए। आपके सवालों के जवाबों के साथ भी हम लोग फिर लाइव आया करेंगे। आपके सारे जितने सवाल यहाँ लिखे होंगे उतने ही सवालों के साथ हम मतलब आप आएंगे, ताकि उन सवालों के जवाब आपको मिलते रहें लगातार। और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। पेज को फॉलो करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का ये काम हमें करना पड़ेगा खुद ही, क्योंकि सरकार तो नहीं करेगी, हमको चलने नहीं देगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने लोग जुड़ते हैं उतने ही रात को वो लोग माइनस भी कर देते हैं, तो 100-200 ही रह जाते हैं रोज़ के एक्स्ट्रा प्लस में। तो ये कंटिन्यूसली जारी है, पर देखते हैं कितने दिनों तक ये तानाशाही चलती रहेगी। कभी तो हम भी इस पोजीशन में होंगे कि हमने कुछ कह दिया तो पूरे देश को मालूम पड़ गया। जनता सरकार मोर्चा के साथियों की आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी, आप सबकी आवाज़ गूंजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।